नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुमित पांडे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि आने वाले समय में आपकी आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 2 की परीक्षा है, रेलवे ग्रुप डी की परीक्षा है, यूपी लेखपाल होगा, एसएससी की तमाम ऐसी परीक्षाएं होंगी। हाल ही में एसएससी ने अपना कैलेंडर भी जारी कर दिया है कि मई जून जुलाई में एसएससी की लगभग सभी परीक्षाएं होने वाली हैं। तो दोस्तों, ऐसे में आपको जीएस के लिए चाहिए एक ऐसा वीडियो जो आपके कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन करा सके। तो दोस्तों, मैं आपके लिए ऐसे ही वीडियोज़ लेकर के आता हूं। अभी मैं आपके लिए लेकर के आया हूँ मध्यकालीन इतिहास से जुड़ा हुआ। ये दूसरा भाग है मध्यकालीन इतिहास का। इस भाग में हम कवर करेंगे मुगल काल का, उत्तरवर्ती मुगल काल का और मुगल कालीन कुछ स्थापत्य और चित्रकलाएं। तो दोस्तों, इसका पीडीएफ भी आपको मिल सकता है हमारे टेलीग्राम चैनल पर। आपको मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप इसका पीडीएफ भी प्राप्त कर सकते हैं, जैसा कि बिल्कुल ऐसा ही होगा जैसा कि मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं कहाँ से, मुगल काल से। मुगल काल से देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला प्रश्न है बाबर। बाबर से शुरू होता है मुगल काल, और मुगल काल में बाबर से ही प्रश्न पूछा जा रहा है कि किस ईस्वी में जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। यानी कौन सा युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, खानवा। खानवा का युद्ध जीतने के बाद बाबर को गाजी मान लिया गया था। 17 मार्च 1527 ईस्वी को खानवा के युद्ध में बाबर ने मेवाड़ के राजा राणा सांगा को पराजित किया था। इस युद्ध में राणा का साथ हसन खां मेवाती, महमूद लोदी और आलम खां लोदी ने तथा मेदिनी राय ने दिया था। इसमें मेदिनी राय ने उनका बाबर का साथ भी दिया था। अपने सैनिकों को उत्साह बढ़ाने के लिए बाबर ने राणा सांगा के विरुद्ध जिहाद का नारा दिया था। तो खानवा के युद्ध में ही बाबर ने जिहाद का नारा दिया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 ईस्वी में। आगे प्रश्न देखते हैं अगला। मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन है? तो मुगल साम्राज्य का संस्थापक कौन था? बाबर। ऑप्शन डी, मुगल साम्राज्य का संस्थापक बाबर था। इसका शासनकाल 1526 ईस्वी से 1530 तक रहा। यह पितृवंश की ओर से तैमूर वंश का पंचम वंशज था। यानी ये तैमूर के जितने वंश थे उसमें ये 5वें स्थान पर था। और चंगेज खां का 14वां वंशज था। चंगेज खां का 14वां वंशज था और मुगल साम्राज्य का संस्थापक था कौन? बाबर। अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? खानवा का युद्ध किसके किसके बीच लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध बाबर और राणा सांगा के बीच 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? 1519 ईस्वी में। यह आक्रमण उसका असफल रहा था। बाबर ने भारत पर पहला आक्रमण 1519 ईस्वी में किया था और ये किसके विरुद्ध किया था? यूसुफ जाई जाति के विरुद्ध। यूसुफ जाई एक जाति थी, इसी के विरुद्ध बाबर ने अपना भारत में पहला आक्रमण किया था। इस युद्ध में बाबर ने बाजौर की ओर से अपने अधिकार कर लिया, बाजौर पर अपना अधिकार कर लिया और जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर के नाम से 1530 ईस्वी में एक मुगल शासक बना। और इसका बाबर का मूल निवास क्या था? मध्य एशिया से आया हुआ था और मुंबईयान नामक पद्य शैली नाम का जन्मजाता भी बाबर को ही माना जाता था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 50, यानी अभी का ये कुल चौथा प्रश्न। नवंबर 1525 ईस्वी में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल इब्राहिम लोदी से मिला था। यानी ये कब बात कर रहा है कि नवंबर 1525 में स्थापित होने के बाद बाबर दिल्ली से 80 किलोमीटर उत्तर की ओर पानीपत में 21 अप्रैल, यानी डेट पूछ रहा है कि कब ये इब्राहिम लोदी से मिला था। तो ये इब्राहिम लोदी से कब मिला था? 1527 ईस्वी को, 1527 ईस्वी को ये इब्राहिम लोदी से मिला था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 5 और कुल प्रश्नों का 51वां। अगला प्रश्न देखते हैं। खानवा का युद्ध किस वर्ष में लड़ा गया था? तो खानवा का युद्ध 1527 ईस्वी में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध 17 मार्च 1527 को बाबर एवं मेवाड़ के राजा राणा सांगा के मध्य लड़ा गया था। इस युद्ध में राणा सांगा पराजित हुआ तथा इसी युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण भी की थी। तो खानवा का युद्ध 1527 में किसके किसके बीच? राणा सांगा और
बाबर के बीच लड़ा गया था और इस युद्ध के बाद बाबर ने गाजी की उपाधि भी धारण की थी। अगला प्रश्न, मुगल साम्राज्य की स्थापना 1526 ईस्वी में किसके द्वारा की गई थी? तो बाबर के द्वारा की गई थी मुगल साम्राज्य की स्थापना। कब? 1526 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, पानीपत का प्रथम युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो पानीपत का प्रथम युद्ध 1526 ईस्वी, ऑप्शन सी। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। इस युद्ध में बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराकर भारत में मुगल वंश की स्थापना की दी थी। बाबर ने इस युद्ध में तुगलनामा युद्ध पद्धति और तोपखाने का प्रथम बार प्रयोग किया था। तो बाबर के द्वारा कब प्रयोग किया गया था? 1526 ईस्वी में तोप का प्रयोग किया गया था पानीपत के प्रथम युद्ध में। अगला प्रश्न, पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कहाँ? हरियाणा में। हरियाणा में एक जिला है पानीपत, वहीं पर हुआ था। अगला प्रश्न, घाघरा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो घाघरा का युद्ध 1529 ईस्वी को 1529 ईस्वी को मुगल बादशाह बाबर और अफगानों के मध्य लड़ा गया था। तो 1529 ईस्वी को घाघरा का युद्ध लड़ा गया था। किसके किसके बीच? बाबर और अफगानों के मध्य। इस युद्ध में बाबर ने महमूद लोदी के नेतृत्व में लड़ रहे अफगानों को करारी शिकस्त दी। यानी कि घाघरा का युद्ध में कौन विजयी हुआ? बाबर। और किसके किसके खिलाफ लड़ा था? अफगानों के बीच। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? किस वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता? लोदी वंश के शासकों को कहा जाता है, खिलजी वंश के शासकों को कहा जाता है, तुगलक वंश के शासकों को भी सुल्तान कहा जाता है। लेकिन ऑप्शन सी इसका सही उत्तर होगा, मुगल वंश के शासकों को सुल्तान नहीं कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा मुगल सम्राटों ने जिन्होंने भारतीय उपमहाद्वीप पर शासन किया था का उल्टा सही अनुक्रम है? यानी आपको उल्टा सही अनुक्रम बताना है कि सबसे बाद में कौन था, इन दिए हुए शासकों में सबसे बाद में कौन था और सबसे पहले कौन था। तो इसका उत्तर हो जाएगा आपका बहादुर शाह द्वितीय, औरंगजेब, शाहजहां, अकबर। यानी ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो सबसे पहले शासन किया था अकबर ने, फिर शाहजहां ने, फिर औरंगजेब ने, फिर बहादुर शाह द्वितीय ने, इस ऑप्शन के अनुसार। लेकिन अकबर के बाद शासन किया था जहांगीर ने, जहांगीर का पुत्र था शाहजहां, शाहजहां का पुत्र था औरंगजेब और औरंगजेब के बाद आया था बहादुर शाह द्वितीय। अगला प्रश्न देखते हैं, मुगल साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? मुगल साम्राज्य की स्थापना ऑप्शन है बाबर के द्वारा की गई थी। मैं इसको पहले भी बता चुका हूं आपको। तो अब यहाँ से बाबर का काल खत्म होता है। अब यहाँ पर आ जाता है शेर शाह सूरी। शेर शाह सूरी अभी मुगल वंश का अगले हुमायूं और अकबर भी आएंगे, लेकिन हुमायूं से पहले जान लेते हैं सूरी के बारे में, शेर शाह सूरी के बारे में। तो अगला प्रश्न देखते हैं, सूरी राजवंश की स्थापना शेर शाह ने की थी, जिसने कब तक शासन किया? कब से कब तक शासन किया? तो शेर शाह ने 1540 से 1545, केवल 5 वर्षों तक शेर शाह ने शासन किया। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी ने मुगल शासक हुमायूं को कन्नौज के युद्ध में 1540 ईस्वी में हराकर सूर राजवंश की नींव डाली। शेर शाह सूरी ने 1540 ईस्वी में से 1545 ईस्वी तक शासन किया। तो शेर शाह सूरी ने कितने दिनों तक शासन किया? 5 वर्षों तक। यह किसका संस्थापक था? सूर वंश का। सूरी वंश का संस्थापक कौन था? शेर शाह सूरी। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से शेर शाह यानी जिसको शेर खान भी कहा जाता है, बंगाल पर आक्रमण कब किया था जिसमें इसने घियासुद्दीन शाह को हराया था? तो से बंगाल पर आक्रमण शेर शाह ने कब किया था जिसमें गयासुद्दीन शाह को हराया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा 1538, ऑप्शन डी। 1538 ईस्वी में शेर खान ने बंगाल पर आक्रमण कर घियासुद्दीन मोहम्मद शाह को हराया था। घियासुद्दीन मोहम्मद शाह बंगाल के हुसैन शाही वंश का अंतिम सुल्तान भी था। तो बंगाल के सुल्तान वंश का अंत्य किसने किया? शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी अथवा शेर खान का असली नाम क्या था? तो शेर खान का असली नाम फरीद था। तो इसका ऑप्शन ए सही उत्तर हो जाएगा। शेर शाह सूरी 1540 से 1545 ईस्वी ने सूर वंश की स्थापना की 1540 ईस्वी में। और शेर शाह के बचपन का नाम क्या था?
फरीद खां था और यह कहाँ से था? जौनपुर, वर्तमान में यूपी के जौनपुर से था ये। और इसके पिता जो थे वो हसन खां एक जमींदार थे। तो हसन खां का पुत्र शेर शाह जौनपुर से था और इसी ने सूरवंश की स्थापना की। इसका बचपन का नाम क्या था? फरीद। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 62। मध्यकाल से प्रश्न संख्या 62 है आपके सामने। किसने विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण कराया था, जिसमें द ग्रांड ट्रंक रोड, जिसको हम जीटी रोड भी कहते हैं, जीटी रोड बहुत फेमस है कि ये क्वेश्चन कि जीटी रोड का निर्माण किसने शुरू करवाया था का सबसे प्रसिद्ध माना जाता है। तो जीटी रोड का निर्माण, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किसने? सम्राट शेर शाह सूरी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। सम्राट शेर शाह सूरी ने कई विश्राम गृहों, मस्जिदों और सड़कों के नेटवर्क का निर्माण किया था। जीटी रोड का निर्माण शेर शाह सूरी ने करवाया था। इस सड़क का विस्तार अफगानिस्तान से लेकर कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल तक है, जो पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार से होते हुए कलकत्ता तक जाती है। तो जीटी रोड का निर्माण किसने करवाया था? सर्वप्रथम शेर शाह सूरी ने। अगला प्रश्न, कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को पराजित किया गया था। कन्नौज की लड़ाई में शेर शाह सूरी द्वारा हुमायूं को कब पराजित किया गया था? ये डेट पूछ रहा है। तो इसी से इसने सूर्यवंश की नींव डाली थी। ऑप्शन बी 1540 में शेर शाह सूरी ने सूर्यवंश की नींव डाली थी। किसको हराकर? मुगल सम्राट हुमायूं को हराकर। कन्नौज का युद्ध 1540 ईस्वी में हुमायूं और शेर शाह के बीच लड़ा गया। कन्नौज के युद्ध का बिलग्राम का युद्ध भी कहा जाता है। यानी कन्नौज का युद्ध कौन सा युद्ध कहलाता है? बिलग्राम का युद्ध। इस युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित किया। इस युद्ध के पश्चात शेर शाह सूरी ने हुमायूं को भारत से पलायन करने के लिए विवश कर दिया। यानी इस युद्ध के बाद हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया। 1540 में हुमायूं भारत छोड़कर भाग गया और ये शेर शाह की मृत्यु के पश्चात ही भारत लौटता है। तो सूर्यवंश की स्थापना शेर शाह सूरी ने की। कब की? 1540 ईस्वी में। किस युद्ध में हुमायूं को हराया? कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में। अगला प्रश्न, शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को मूल रूप से मुगलों ने भी जारी रखा, जिसको क्या कहा जाता है? शेर शाह सूरी द्वारा शुरू किए गए चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है? रुपया। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा कि चांदी के सिक्कों को क्या कहा जाता था? रुपया। और रुपये का प्रचलन मुगल सम्राटों ने भी जारी रखा। यानी आने वाले जो मुगल सम्राट थे, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, इन सब ने चांदी के सिक्कों, जिसको रुपया कहा जाता था, उसको ही बरकरार रखा। आधुनिक भारतीय मुद्रा प्रणाली में चांदी का रुपया सर्वप्रथम शेर शाह ने चलाया था, जो कि 178 ग्रेन, जिसको 11.53 ग्राम भी कहा जाता है, चांदी के सिक्के शेर शाह ने 1 रुपये की कीमत दी। यानी चांदी के सिक्कों को 1 रुपये की कीमत दी। मुगलों ने भी चांदी के सिक्कों का प्रचलन जारी रखा। शेर शाह सूरी ने 1540 से 1545 ईस्वी तक शासन किया। अगला प्रश्न, दौलत खान ने बाबर को काबुल में सम्राट डैश के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा के लिए संदेह वाहक भेजा। दौलत खान ने बाबर को काबुल में किस सम्राट के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के लिए अपनी निष्ठा के लिए संदेह वाहक भी भेजा था? तो इसका उत्तर हो जाएगा इब्राहिम लोदी। ऑप्शन ए। दौलत खान लोदी ने बाबर को काबुल में सम्राट इब्राहिम लोदी के विरुद्ध सहायता प्रदान करने के बदले में अपनी निष्ठा दर्शाने के लिए संदेह वाहक भेजा था। इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को हुआ था। इस युद्ध में इब्राहिम लोदी की हत्या बाबर ने कर दी थी। अगला प्रश्न देखते हैं, किसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था? तो किसने ग्रांड ट्रंक रोड का पुनः निर्माण करवाया था? ये पूछ रहा है कि किस अंग्रेज गवर्नर ने। तो इसका उत्तर हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी। ऑप्शन ए, लॉर्ड डलहौजी ने ग्रांड ट्रंक रोड को सड़क ए आजम या बादशाही सड़क के नाम से भी जाना जाता है, इसी का पुनर्निर्माण करवाया था। यह हावड़ा के पश्चिम में स्थित बांग्लादेश के चटगांव से प्रारंभ होकर लाहौर यानी पाकिस्तान से होते हुए अफगानिस्तान के काबुल तक जाती थी। यानी ये जीटी रोड जो है वो बांग्लादेश से शुरू होती थी, भारत, फिर पाकिस्तान, फिर अफगानिस्तान तक जाती थी। इसका पुनर्निर्माण लॉर्ड डलहौजी ने करवाया था।
अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है कि अकबर का एरा, अकबर का काल शुरू हो जाता है कि दीन इलाही किसके द्वारा प्रचलित किया गया था। दीन इलाही अकबर के द्वारा प्रचलित किया गया एक धर्म था जिसमें सभी धर्मों के मूल तत्वों का समावेश था। इसमें हिंदू और इस्लाम धर्म के प्रमुख सिद्धांतों को अपनाया गया था। तो दीन इलाही किसके द्वारा शुरू किया गया था? अकबर के द्वारा। कब शुरू किया गया था? 1582 ईस्वी में। अगला प्रश्न, किस मुगल सम्राट ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया? तो अकबर ने फतेहपुर सीकरी को अपनी राजधानी बनाया। उसने गुजरात विजय के उपलक्ष्य में फतेहपुर सीकरी का निर्माण करवाया था। भारत के महानतम मुगल बादशाह, ये कहना गलत होगा, भारत का ये महानतम मुगल सम्राट नहीं था अकबर, फिर भी इसने किसका निर्माण करवाया? फतेहपुर सीकरी का। अगला प्रश्न देखते हैं। बीरबल किस मुगल सम्राट के सदस्य थे? ये तो विश्व प्रसिद्ध कहानी है कि ये अकबर के दरबार के सदस्य थे। बीरबल अकबर के नवरत्नों में से प्रमुख था। यह मुगल दरबार का प्रमुख वजीर, जिसको वजीर आजम भी कहा जाता था। इसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था तथा इसका बचपन का नाम महेश दास था। बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। तो बीरबल एकमात्र हिंदू था जिसने दीन ए इलाही धर्म को अपनाया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सेना को मजबूत करने के लिए किसने मनसबदारी प्रथा की शुरुआत की? तो सेना को मजबूत करने के लिए अकबर ने सेना को मजबूत करने के लिए मनसबदारी की प्रथा की शुरुआत की। मनसबदारी व्यवस्था का प्रारंभ अकबर ने अपने शासन के 18वें वर्ष में किया था। मनसब का अर्थ पद अथवा श्रेणी है। सम्राट अकबर सेना के महत्व को भली भांति जानता था। उसे पता था कि शक्तिशाली और अस्थायी सेना के अभाव में न तो शांति स्थापित की जा सकती है और न ही साम्राज्य की रक्षा की जा सकती है और न ही साम्राज्य का विस्तार किया जा सकता है। इसलिए अकबर ने पूर्व में प्रचलित जागीरदारी प्रथा के स्थान पर मनसबदारी प्रथा को अपनाया। इस व्यवस्था की उत्पत्ति मंगोल विजेता व आक्रमणकारी चंगेज खां के रूप में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं। अकबर ने किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? अकबर ने किस वर्ष की आयु में पंजाब का शासक बना था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी। यह अकबर 13 वर्ष की अवस्था में पंजाब का शासक बना था तथा इसका 14 वर्ष की अवस्था में इसका राज्याभिषेक भी हो गया था मुगल सम्राट के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 72 देखते हैं। मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था? मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो मुगल सम्राट अकबर का जन्म अमरकोट में हुआ था। किस मुगल सम्राट ने दीन इलाही की शुरुआत की थी? तो दीन इलाही की शुरुआत अकबर ने की थी। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने दीन इलाही धर्म की स्थापना की? इसका भी उत्तर क्या हो जाएगा? अकबर ने दीन इलाही धर्म की स्थापना की। अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है कि अकबर के शासनकाल में मुगल साम्राज्य के वित्त मंत्री कौन थे? राजा टोडरमल मुगल साम्राज्य के अकबर के समय में वित्त मंत्री थे। अगला प्रश्न। 27 अक्टूबर 1605 को फतेहपुर सीकरी में किसकी मृत्यु हुई जिसे आगरा के सिकंदरा में दफनाया गया? तो किसकी मृत्यु हुई? अकबर की। सम्राट अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 में। कहाँ पर? फतेहपुर सीकरी में। इसी का निर्माण अकबर ने ही कराया था और यहीं पर ही अकबर की मृत्यु हुई। अकबर का पूरा नाम अबुल फतह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर था। उसका जन्म 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को अमरकोट में राणा वीर साल के महल में हुआ था। भारत में उसका शासनकाल 1556 से 1605 ईस्वी तक रहा। वह एक महान मुगल शासक था तथा उसने अपने शासनकाल में सभी धर्मों का सम्मान किया। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 77। राज्यों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था क्योंकि यहाँ मुगल साम्राज्य पर विजय प्राप्त की गई थी। यानी किन राज्यों के समूहों को अधिकृत राज्य के रूप में जाना जाता था? क्योंकि यहाँ पर मुगल साम्राज्य की विजय हुई थी। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी, अवध, यानी वर्तमान का यूपी, बंगाल और हैदराबाद। यहाँ पर मुगलों के द्वारा विजय की गई थी, इसलिए ये मुगलों के अधीन राज्य थे। अगला प्रश्न देखते हैं।
रानी हमीदा बानो बेगम मुगल सम्राट की पत्नी थी। तो रानी हमीदा बानो बेगम किस मुगल सम्राट की पत्नी थी? ये हुमायूं की पत्नी थी। और इन्हीं से ही अकबर का जन्म हुआ था। अकबर की माँ भी थी। हमीदा बानो ने नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट हुमायूं के मकबरे का निर्माण करवाया था। तो हुमायूं के मकबरे का निर्माण किसने करवाया था? रानी हमीदा बानो बेगम। ये किसकी माँ थी? अकबर की माँ। किसकी पत्नी थी? हुमायूं की पत्नी थी। अगला प्रश्न, रानी यानी हमीदा बानो बेगम किसकी माँ थी? अकबर की माँ। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा, अकबर की माँ थी। और वह हिंदाल के गुरु यानी हिंदाल कौन था? हिंदाल हुमायूं का भाई था। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 भाई थे। हुमायूं, कामरान, अस्करी, हिंदाल, ये 4 भाई थे। और हिंदाल के गुरु मीर अली अकबर की बेटी थी। कौन? हमीदा बानो बेगम। तो किसने दीन इलाही की स्थापना की? दीन इलाही की स्थापना वही अकबर ने की। ऑप्शन 20 का सही उत्तर हो जाएगा। और दीन इलाही को स्वीकार करने वाला एकमात्र हिंदू बीरबल था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह अकबर के रूप में अकबर के 9 रत्नों में से एक नहीं था? निम्नलिखित में से कौन सा एक आदमी 9 रत्नों में शामिल नहीं था? तो उस्मान अली खान, राजा टोडरमल, अबुल फजल इब्न मुबारक, फ़कीर अयोजियोद्दीन। इसका उत्तर एक्चुअली मुझे भी नहीं मालूम है, देख लेते हैं क्या होता है। 81वां प्रश्न है इसका उत्तर। तो कौन नहीं था? इसका उत्तर देखते हैं। अकबर के दरबार में रहने वाले 9 गुणवान दरबारियों में 9 रत्नों के नाम से जाना जाता था। ये दरबारी थे अबुल फजल, फैजी, तानसेन, बीरबल, टोडरमल, राजा मान सिंह, अब्दुल रहीम खान खाना, फ़कीर आजियोद्दीन व मुल्ला दो प्याजा। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा कि वो आदमी ऑप्शन ए में जो था वही अकबर के 9 रत्नों में नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत के तीसरे मुगल सम्राट कौन था? तो भारत का तीसरा मुगल सम्राट कौन था? अकबर। अकबर भारत का तीसरा मुगल सम्राट था। सबसे पहला मुगल सम्राट बाबर, दूसरा मुगल सम्राट हुमायूं और तीसरा मुगल सम्राट अकबर था। अकबर की प्रशासनिक सीट थी, यानी वो पूछ रहा है कि अकबर कहाँ मुख्यतः वो अपने संचालन करता था। तो अकबर अपना संचालन दिल्ली से किया करता था। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था का संचालन दिल्ली से होता था। सन 1560 ईस्वी में अकबर ने स्वयं सत्ता संभाल अपने शासनकाल में तांबे, चांदी और सोने की मुद्राएं प्रचलित की। अकबर की प्रशासनिक व्यवस्था को मुगल प्रशासनिक व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है। तो अकबर कहाँ से शासन किया करता था? दिल्ली से। अब आइए देखते हैं अकबर के बेटे जहांगीर के बारे में कौन कौन सा प्रश्न पूछा गया। तो मुगल सम्राट जहांगीर किसका पुत्र था? मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल सम्राट जहांगीर अकबर का पुत्र था। मुगल साम्राज्य तुर्कों की चगताई नामक शाखा से जुड़ी हुई है, जिसकी स्थापना 1526 ईस्वी में जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने की थी। तो अगला प्रश्न देखते हैं, जहांगीर भारत का कौन सा नंबर का मुगल बादशाह था? तो ये अकबर का पुत्र था। तो अकबर तीसरे नंबर का शासक था। तो ये किस नंबर का शासक होगा? चौथे नंबर का शासक हो जाएगा। जहांगीर भारत का चौथा मुगल बादशाह था। इसके बचपन का नाम सलीम था। अकबर का उत्तराधिकारी सलीम हुआ, जो अक्टूबर 1605 ईस्वी को नसीरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर बादशाह गाजी की उपाधि धारण कर गद्दी पर बैठा। अब आइए देखते हैं कि जहांगीर के बेटे शाहजहां के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछा गया है। तो शाहजहां से प्रश्न पूछा गया है, किस मुगल शासक ने ताजमहल बनवाया है? तो शाहजहां ने ही ताजमहल बनवाया है। तू मुमताज है मेरे ख्वाबों की, मैं तेरा शाहजहां। तो शाहजहां ने ताजमहल बनवाया है। ताजमहल का निर्माण भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व प्रसिद्ध मकबरा है। इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने 1627 में से 1658 तक करवाया था। किसकी याद में? अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में। और ताजमहल का निर्माण करने वाला स्थापत्य कलाकार उस्ताद अहमद लाहौरी था। शाहजहां के शासनकाल में मस्जिद निर्माण कला अपने शिखर पर थी। तो यानी शाहजहां के काल को मुगल काल का स्थापत्य कला का स्वर्ण काल भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं,
शाहजहाँ के बेटे औरंगजेब के बारे में। तो औरंगजेब से पहला प्रश्न है, भारतीय इतिहास में किसे आलमगीर के नाम से जाना जाता था? तो किसको? औरंगजेब को आलमगीर के नाम से जाना जाता था। इसका जन्म 1618 ईस्वी में उज्जैन में हुआ था। इसके पिता शाहजहाँ तथा माता मुमताज महल थी। मुगल काल में सबसे बड़ा साम्राज्य औरंगजेब का ही था। इस आलमगीर, जिंदा पीर आदि उपाधियाँ दी गई थी। इसे आलमगीर, जिंदा पीर की उपाधियाँ भी दी गई थी। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक से अपना लिया था? किस मुगल सम्राट ने आलमगीर शीर्षक अपना लिया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, औरंगजेब। मुगल सम्राट औरंगजेब ने आलमगीर शीर्षक अपनाया था। यह मुगल वंश का छठा शासक था जिसका शासनकाल 1658 से 1707 ईस्वी तक था। औरंगजेब ने शरीयत के नियमों को सख्ती से पालन कराया जिस कारण उसे जिंदा पीर कहा जाता था। आपको पता होगा कि इस्लाम में एक शरिया का नियम चलता है, तो इसने शरिया को बहुत ही कठोरता से लागू किया, इसलिए इसको जिंदा पीर भी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि कब औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए। एक्चुअली ये पूछना चाह रहा है कि मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? तो मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु 1707 ईस्वी में हुई थी। 1707 ईस्वी में औरंगजेब की मृत्यु के बाद भारत के विभिन्न हिस्सों में मुगल प्रशासकों के तहत कई क्षेत्रीय साम्राज्य सत्ता में आए जिस कारण 18वीं सदी में इस साम्राज्य ने पर्शिया के नादिर शाह और अफगानिस्तान के अहमद शाह अब्दाली हमलावरों ने आक्रमण कर दिया भारत में। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके उत्तराधिकारी अयोग्य और निर्बल साबित हुए। इस समय बंगाल में मुर्शीद कुली खां, अवध में शहादत खां और हैदराबाद में निजाम उल मुल्क ने खुद को स्वतंत्र घोषित कर लिया। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से आपका मुगल काल समाप्त होता है। अब मुगल औरंगजेब के बाद का जो काल कहलाता है वो उत्तरवर्ती मुगल सम्राट कहलाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो अंतिम मुगल सम्राट ऑप्शन डी, बहादुर शाह, जिसको बहादुर शाह जफर के नाम से भी जाना जाता है, यही आदमी अंतिम मुगल सम्राट था। इसकी हत्या अंग्रेजों द्वारा रंगून भेजकर कर दी गई थी। अगला प्रश्न देखते हैं कि क्या है। अगला प्रश्न है आपके सामने, किस मुगल सम्राट को अंग्रेजों ने रंगून भेज दिया था? अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि बहादुर शाह जफर को रंगून भेज दिया गया था। रंगून अब वर्तमान में कहाँ है? बर्मा, जिसको म्यांमार भी कहा जाता है, वहीं पर रंगून है। अगला प्रश्न देखते हैं। अब यहाँ से शुरू होता है मुगलकालीन साहित्य। अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि कौन थे? तो अली कुली सलीम और तालिब कलीम के शासनकाल के दौरान महत्वपूर्ण कवि थे। किस शासक के शासनकाल के दौरान ये महत्वपूर्ण कवि थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा शाहजहाँ। ये बहुत ही हार्ड क्वेश्चन माना जाता है। ये शाहजहाँ के शासनकाल के दौरान अली कुली सलीम और अबू तालिब कलीम शाहजहाँ के कवि थे। अगला प्रश्न देखते हैं। बाबर की आत्मकथा बाबरनामा किस भाषा में लिखी गई थी? बाबर की आत्मकथा बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। मुगल बादशाह बाबर ने अपनी आत्मकथा बाबरनामा की रचना तुर्की भाषा में की थी। इसमें बाबर ने अपने जीवन के अनेक घटनाओं का विस्तार से लिखा है। इसके माध्यम से बाबर द्वारा भारत में किए गए युद्धों की जानकारी मिलती है तथा आक्रमण के समय भारत की राजनीतिक दशा का विवरण भी मिलता है। यह आत्मकथा बाबर द्वारा पानीपत एवं खानवा के युद्ध में अपनाई गई तुलगनामा युद्ध प्रणाली की जानकारी भी देती है। और इसका शीर्षक क्या था? तुजुके बाबरी। बाबरनामा का शीर्षक यानी बाबरनामा का टाइटल जो था वो तुजुके बाबरी था। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकालीन भारत के दौरान लिखी गई किताब गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? तो गीत गोविंदम के लेखक हैं जयदेव। गीत गोविंदम के लेखक कौन हैं? जयदेव। तो आइए जान लेते हैं कुछ रचनाएं कि जयदेव द्वारा लिखी गई है गीत गोविंदम, रजत मंजरी। तुलसीदास द्वारा रामचरितमानस, दोहावली, गीतावली, विनय पत्रिका। कबीर दास जी द्वारा बीजक,
बीजक में 3 पार्ट आ जाते हैं, साखी, सबद और रमैनी, और मीराबाई द्वारा गीत गोविंद टीका, राग गोविंद। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्यकाल में भारत आने वाले यात्रियों ने अपनी जीवनी लिखी और दरबारी कवियों ने राजाओं की प्रशंसा के लिए कविताएं लिखी। इन साहित्य स्रोतों को क्या कहा जाता है? तो इन साहित्य स्रोतों को इतिवृत्त भी कहा जाता है। ये नोट कर लीजिएगा कि इन साहित्यिक स्रोतों को इतिवृत्त भी कहा जाता है, इतिवृत्त की श्रेणी में रखा जाता है। ठीक है। अगला प्रश्न, बाबरनामा जो बाबर की आत्मकथा है किस भाषा में लिखी गई थी? बाबरनामा तुर्की भाषा में लिखी गई थी। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया है। इस आत्मकथा में बाबर द्वारा लड़े गए युद्धों के बारे में जानकारी मिलती है। अब देखते हैं मुगल कालीन स्थापत्य एवं चित्रकलाएं। मुगल कालीन कुछ स्थापत्य और चित्रकलाएं। मोती मस्जिद निम्नलिखित में से किस स्मारक में स्थित है? मोती मस्जिद आगरा के किले में स्थित है। आगरा के किले में मोती मस्जिद स्थित है। मोती मस्जिद का निर्माण मुगल बादशाह शाहजहां ने आगरा के किले में करवाया था। लाहौर के किले में भी शाहजहां ने मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। इन मस्जिदों का निर्माण सफ़ेद संगमरमर से किया गया है। तो मोती मस्जिद कहाँ पर है? आगरा के किले में। किसने बनवाया था? औरंगजेब ने, शाहजहां ने, सॉरी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है कि किसका निर्माण ईस्वी 1632 में शुरू किया गया और 1648 के अंत में पूरा हुआ? तो ताजमहल का निर्माण 1632 से शुरू होकर 1648 में लगभग 16 वर्षों में पूरा हुआ था। ताजमहल भारत के आगरा शहर में स्थित एक विश्व धरोहर मकबरा है। पूछा गया था पिछले एक एग्जाम में कि ताजमहल क्या है? तो ताजमहल एक मकबरा है और इसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां ने अपनी पत्नी मुमताज महल की याद में करवाया था। ताजमहल मुगल वास्तुकला का उत्कृष्ट नमूना है। इसकी वास्तुशैली ईरानी, तुर्क, भारतीय और इस्लामी वास्तुकला घटकों का अनोखा सम्मिश्रण है। 1983 में यूनेस्को ने विश्व धरोहर की सूची में ताजमहल को शामिल किया था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न संख्या 99। जयपुर की विख्यात इमारत हवा महल, एक बहुस्तरीय हवा महल, सवाई प्रताप सिंह द्वारा कब बनवाई गई थी? तो 1799 में हवा महल बनवाया गया था सवाई प्रताप सिंह के द्वारा। तो हवा महल एक प्रसिद्ध राजसी महल है जिसका निर्माण जयपुर के राजा सवाई प्रताप सिंह ने 1799 ईस्वी में करवाया था। यह 5 मंजिला इमारत है जो राजस्थान के जयपुर में स्थित है। यह पूर्ण रूप से लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से बनी हुई है। अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी या विजय शहर, जिसको विजय का शहर भी कहा जा सकता है, 12 साल तक किसकी राजधानी थी? तो ये अकबर की राजधानी थी। फतेहपुर सीकरी किसकी राजधानी थी? अकबर की। अकबर ने गुजरात विजय प्राप्त करने के बाद अपनी दूसरी राजधानी फतेहपुर सीकरी स्थानांतरित की। फतेहपुर सीकरी का अर्थ होता है विजय का शहर या जीता हुआ शहर। अगला प्रश्न देखते हैं। फतेहपुर सीकरी का निर्माण किसने किया था? तो फतेहपुर सीकरी का निर्माण अकबर ने किया था। अभी मैंने थोड़ी देर पहले बताया है आपको। ये फतेहपुर सीकरी का निर्माण करने के पीछे प्रमुख कारण क्या था? वो तो जीता था, उसके उपलक्ष्य में बनवाया था, ये तो अलग बात थी। लेकिन ये क्यों किया? क्योंकि मुगल साम्राज्य की राजधानी थी और पानी की कमी के कारण पुनः राजधानी को आगरा स्थानांतरित करना पड़ा था। यानी अकबर जो है वो पहले आगरा से अपनी राजधानी फतेहपुर सीकरी बनाया, लेकिन फतेहपुर सीकरी में पानी की कमी थी, इसी कारण उसने अपनी राजधानी फिर से कहाँ पर आगरा ले गया, यानी मुगल सम्राट आगरा ले गए। अगला प्रश्न, मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद किसी किले की सबसे सुंदर संरचना है? यानी किस किले की सबसे सुंदर संरचना है? वो लाल किले की सबसे सुंदर संरचना है। मोती मस्जिद या पर्ल मस्जिद मुगल बादशाह औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है। यह दिल्ली के लाल किले में स्थित है। इसे रेड फोर्ट भी कहते हैं। मोती मस्जिद लाल किले की सबसे सुंदर रचना है। लाल बलुआ पत्थर का कौन सा प्रसिद्ध किला मुगल शासकों के शाही शहर को
घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें हैं। तो यानी लाल बलुआ पत्थर से बनी वो कौन सी मस्जिद है जिसमें खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें और हैं? वो है कौन सा? आगरा फोर्ट, आगरा का किला। लाल बलुआ पत्थर का बना प्रसिद्ध आगरा फोर्ट मुगल शासकों के शाही शहर को घेरता है, जिसमें जहांगीर महल, खास महल, दीवाने खास और 2 खूबसूरत मस्जिदें भी शामिल हैं। आगरा फोर्ट का निर्माण अकबर ने करवाया था। तो आगरा महल का निर्माण किसने करवाया था? अकबर ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एक किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है? किसी एक मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। देखो, बीबी का मकबरा औरंगजेब द्वारा बनवाया गया था, इसकी पत्नी की याद में। ताजमहल शाहजहां द्वारा बनवाया गया था, इसकी पत्नी की याद में। और इत्मादुद्दौला ये फर्जी का ऑप्शन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा चार मीनार। ये किसी की कब्र नहीं है, ये किसी मृत व्यक्ति की कब्र नहीं है। चार मीनार किसी मृत व्यक्ति का स्मारक नहीं है। यह तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में स्थित सबसे प्रसिद्ध और महत्वपूर्ण स्मारक है। चार मीनार को हैदराबाद के शासक मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। बीबी का मकबरा किसके नाम पर बना है? दिलरास बानो बेगम के नाम पर, जो कि औरंगजेब की पत्नी थी। ताजमहल मुमताज महल के नाम पर बना था। और इत्मादुद्दौला का मकबरा मिर्जा गियास बेग के नाम पर बना था। अगला प्रश्न देखते हैं। चार मीनार का निर्माण निम्न में से किस व्यापक रूप में फैली बीमारी के उन्मूलन के लिए किया गया था? तो कुष्ठ रोग। मैंने इसके पिछले लेक्चर में मध्यकालीन इतिहास के पहले भाग में ही इस प्रश्न को पढ़ाया था कि चार मीनार का निर्माण मोहम्मद कुली कुतुब शाह ने करवाया था। इसके निर्माण के बारे में यह मान्यता है कि प्लेग उन्मूलन की याद में इसे शहर के बीचों बीच बनवाया गया था। इसका निर्माण 1591 ईस्वी में तेलंगाना के हैदराबाद शहर में किया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सी धार्मिक और धर्मनिरपेक्ष दोनों के रूप में प्रसिद्ध ऐतिहासिक इमारत उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में नहीं है? फतेहपुर सीकरी में नहीं है कौन सी? बुलंद दरवाज़ा फतेहपुर सीकरी में है, दीवाने खास फतेहपुर सीकरी में है, सलीम चिश्ती की दरगाह भी फतेहपुर सीकरी में है, लेकिन कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद में है। इसमें से तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। कुतुब शाही मकबरा हैदराबाद के इब्राहिम बाग में स्थित है। बुलंद दरवाज़ा और सलीम चिश्ती की दरगाह उत्तर प्रदेश के फतेहपुर सीकरी में है, जिसका निर्माण मुगल शासक अकबर द्वारा किया गया था। दीवाने खास को मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा आगरा के किले में करवाया गया था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से फतेहपुर सीकरी में एक ऐतिहासिक स्मारक नहीं है। एक ऐतिहासिक स्मारक कौन सी नहीं है? गोल गुंबद। फतेहपुर सीकरी में गोल गुंबद नहीं है, जबकि बुलंद दरवाज़ा, इबादत खाना, पंचमहल ये सब फतेहपुर सीकरी में स्थित हैं। गोल गुंबद फतेहपुर सीकरी में स्थित नहीं है। गोल गुंबद बीजापुर के सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह का मकबरा है, जो कर्नाटक राज्य के बीजापुर में स्थित है। फारसी वास्तुकार दाबुल के याकूत ने 1626 से 1556 तक इसका डिजाइन निर्मित किया। यह दक्षिणी वास्तुकला का विजय स्तंभ माना जाता है। दक्षिणी यानी दक्षिण की बात की जा रही है। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र में अवस्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो महाराष्ट्र में स्थित मरूद जंजीरा किला चारों ओर किससे घिरा है? तो आइए इसका उत्तर देख लेते हैं कि ये किससे घिरा है। तो महाराष्ट्र में अवस्थित मंजूर अंगीरा किला किससे घिरा हुआ है? ये मरूद जंजीरा किला महाराष्ट्र के रायगढ़ किले के मरूड तटीय गांव में स्थित है। यह भारत के पश्चिमी तट पर एकमात्र किला है जो कभी जीता नहीं गया था। तो पश्चिमी तट पर स्थित एकमात्र किला है, यानी इस तट पर स्थित एकमात्र किला है जो कभी जीता नहीं गया था। इसका निर्माण अहमदनगर सल्तनत के मलिक अंबर की देखरेख में 15वीं शताब्दी में हुआ था। यह किला 22 एकड़ के क्षेत्र में फैला है, जो कि चारों ओर से समुद्री जल से घिरा हुआ है। तो ऑप्शन डी समुद्री जल इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न, मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा कहाँ स्थित है? तो मुगल सम्राट
हुमायूं का मकबरा दिल्ली, ऑप्शन बी। मुगल सम्राट हुमायूं का मकबरा वास्तुकला से प्रेरित मकबरा है। यह नई दिल्ली के दीन पनाह अर्थात पुराने किले के निकट निजामुद्दीन औलिया की दरगाह के पास स्थित है। वर्ष 1570 में इस मकबरे का निर्माण हाजी बेगम ने करवाया था। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने किया था? तो हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने किया था, ऑप्शन सी। हवा महल का निर्माण सवाई प्रताप सिंह ने राजस्थान की राजधानी जयपुर में किया था। इसे 1799 में महाराज सवाई प्रताप सिंह ने बनवाया था। यह वास्तुकार लालचंद उस्ताद द्वारा डिजाइन किया गया था। हवा महल 5 मंजिला इमारत है। इसकी ऊंचाई अपने मुख्य आधार से 50 फीट जो कि लगभग 15 मीटर है। तो हवा महल का निर्माण महाराज सवाई प्रताप सिंह ने किया था। कहाँ पर? राजस्थान के जयपुर में। अगला प्रश्न, जयपुर में हवा महल का निर्माण किससे हुआ है? तो जयपुर में हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से हुआ है। जयपुर के हवा महल का निर्माण लाल और गुलाबी बलुआ पत्थर से हुआ है। इसके वास्तुकार श्री लालचंद उस्ताद थे। यह सांस्कृतिक और शिल्पी संबंधी विरासत, हिंदू राजपूत शिल्पकला और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। तो ये हिंदू और मुगल शैली का एक अनूठा मिश्रण है। क्या? हवा महल। कहाँ पर बना है? राजस्थान के जयपुर में। किस किस धातु से बना है? लाल और गुलाबी बलुआ पत्थरों से। किसने बनवाया था? सवाई प्रताप सिंह ने। अगला प्रश्न, निम्नलिखित मस्जिदों में से किसका निर्माण मुगल सम्राट शाहजहां द्वारा किया गया था? तो किसका निर्माण? जामा मस्जिद, ऑप्शन ए ही दिख रहा है सबसे पहला उत्तर। हाँ, जामा मस्जिद का निर्माण 1556 में सम्राट शाहजहां ने करवाया था। यह मस्जिद लाल बलुआ पत्थर तथा सफ़ेद संगमरमर से बना है, जो लाल किले से 500 मीटर की दूरी पर स्थित है। जबकि इसमें जो ऑप्शन बी दिया गया है बादशाही मस्जिद, इसने औरंगजेब ने बनवाया था। कुली बाग मस्जिद ये हरियाणा में है, इसको बाबर ने बनवाया था। और किला ए कुहना मस्जिद, ऑप्शन डी का जो है किला ए कुहना मस्जिद दिल्ली का, इसे शेर शाह ने बनवाया था। तो ये पूछा जाता है कि किला ए कुहना किसने बनवाया था? तो शेर शाह ने बनवाया था। जबकि जामा मस्जिद का निर्माण किसने किया था? तो जामा मस्जिद का निर्माण सम्राट शाहजहां ने करवाया था। तो दोस्तों, यहाँ तक आपका समाप्त हो जाता है कि मुगल सम्राट और उत्तरवर्ती मुगल सम्राट तथा इनसे पूछे गए स्थापत्य कला की प्रश्न भी यहीं पर समाप्त हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा? क्या आपको ये लेक्चर पसंद आ रहे हैं? इस प्रकार के छोटे छोटे वीडियो से आपका कंप्लीट टॉपिक का रिवीजन हो जाता है। सबसे बड़ी बात तो ये होती है कि आपका रिवीजन हो जाता है। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके लिए मुझे कहना ना पड़े, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन है कि चैनल को आगे बढ़ाइए। चैनल को आगे बढ़ाना आपका धर्म है, कर्तव्य है दोस्तों।